Hello friends, this is Sar. Welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fit and fine and your study must be going on well. आज हम लोग सीटेट का बहुत ही बेहतरीन सेशन करने जा रहे हैं जिसमें इंग्लिश पेडागोजी जो कि पेपर जुलाई 2024 में हुआ था उसके 15 क्वेश्चन हमने लिए। इन 15 क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके ढेर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि किस तरह की अप्रोचेस पूछी जाती हैं पेपर में, मेथड्स पूछे जाते हैं। आपको लगातार बराबर आप पीछे के पैटर्न को देखेंगे तो यही सब चीजें, नए नए टर्म आ रहे हैं तो उनको यहाँ पर जितने भी आए हैं उनको बहुत ही डिटेल में हमने किया है, लेकिन टाइम बहुत ही कम लिया है जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर हो जाएं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। अपने आप में ये टर्म है लैंग्वेज के, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो उसमें ये टर्म यूज किया जाता है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, जिसको किसने दिया है? चॉम्स्की ने इसके बारे में बात की है। चॉम्स्की ने ये कहा है किसी भी पर्सन में इनिट क्वालिटी होती है, जन्मजात गुण होते हैं लैंग्वेज के पैटर्न को समझने के लिए, उसके रूल्स को समझने के लिए और उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए उसके अंदर इनिट क्वालिटी होती है। मतलब हम लोगों के अंदर ये होता है कि हम भाषा को समझ सकें, सोच सकें और बोल सकें। जन्मजात गुण होता है, हमें माहौल मिलता है और हम भाषा को सीख जाते हैं। यही उन्होंने बात कही थी। ठीक है, तो यहां पर क्या पूछना क्या चाह रहा है? इनेबल्स करता है लर्नर्स को क्या करने में? ये जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है ये लर्नर को क्या इनेबल करता है, किस चीज में पारंगत करता है? डिफरेंशिएट ग्रामेटिकली करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंस, कि वो ये डिफरेंशिएट कर पाए छात्र कि क्या चीज ग्रामेटिकली सही है और क्या गलत है। ठीक है, दूसरा देखिए स्पीक फ्लुएंटली इवन इफ नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, वो धारा प्रवाह बोल पाए भले ही ग्रामेटिकली रूप में वो सही ना बोल रहा हो। तीसरा है नो हाउ एंड व्हेन टू यूज द लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली, ये जानना कि भाषा को कब और कैसे और सही तरीके से यूज करना है। इस क्वालिटी को ही, इस चीज को ही भाषा के लैंग्वेज में लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस कहते हैं, जिसके बारे में किसने बात की है? नोम चॉम्स्की ने बात की। ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहलाता है एट प्राइमरी लेवल अ टीचर जनरली मोटिवेट्स लर्नर। प्राइमरी लेवल पर जनरली टीचर मोटिवेट करता है किसको? लर्नर, सीखने वाले को फॉर कलरिंग, क्या करने के लिए? कलरिंग करने के लिए और ड्राइंग और कलरिंग के लिए मोटिवेट करता है कोई भी टीचर। अगर प्राइमरी लेवल पे करता है तो उसका पर्पस क्या होता है? वो किस चीज में बच्चे की हेल्प करता है अगर ऐसा कोई टीचर करवाता है तो? क्या है? इंगेजिंग लर्नर्स टू मेंटेन साइलेंस इन द क्लास, कि कक्षा में साइलेंस बनानी है इसलिए वो दे देता है कि चलिए कलर करिए और ड्राइंग कीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें बच्चे को साइलेंस एटमॉस्फेयर में रखना ही नहीं, ऐसा एनवायरमेंट ही नहीं देना है जहां पर बच्चा चुपचाप कोई काम करे। ठीक है, क्योंकि वो एक्टिव लर्नर होता है। आगे देखिए डेवलपिंग फाइन मोटर स्किल, हम उसकी फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करते हैं, ये बात सही है। लेकिन नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन भी देखते हैं। एंटरटेनिंग लर्नर्स, ये लर्नर्स को एंटरटेन करता है। एंटरटेन के लिए देखिए चीजें होती हैं जिनको रुचिपूर्ण बनाया जाता है, लेकिन उनका जो पर्पस होता है वो मनोरंजन ना होकर के सीखना होता है, बशर्ते हम सीखने वाली चीजों को एंटरटेनिंग वे में सिखाते हैं। तो ये नहीं हो जाएगा कि एंटरटेनिंग लर्नर की लर्नर को एंटरटेन करने के लिए उसको ड्राइंग और कलरिंग कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिलैक्सिंग द टीचर फ्रॉम टीचिंग, कि टीचर को आराम मिल जाती है पढ़ाने से कम कि वो आराम कर सके। बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ट्रूली फॉल्स है ये। अगला देखिए जो सही था वो ये था फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करने की। देखिए किसी भी बच्चे में दो तरह की स्किल्स डेवलप होती है, एक फाइन मोटर स्किल्स होती है और एक ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है। ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स आपने सीडीपी में भी पढ़ रखा होगा। जब ऐसी मांसपेशियां डेवलप करें जिससे कि हमारा जो ग्रॉस मसल्स होती हैं जब वो डेवलप होती हैं, उनसे जो काम हम करते हैं वो ग्रॉस मोटर स्किल्स में आता है। जैसे चलना, दौड़ना, कुछ भी ऐसे काम करना, तैरना, जहां पर पूरी हमारी बॉडी यूज होती है, वहां पर कोई प्रिसीजन की जरूरत नहीं होती है, बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं होती है। आपको कंट्रोल बैलेंसिंग आना चाहिए और ये चीजें आ जाती हैं तो उन चीजों को क्या कहते हैं? ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं। फाइन मोटर स्किल्स की जब हम बात करें तो बच्चों में वो स्किल्स डेवलप करना जिससे कि वो प्रिसीजन के साथ, बहुत ही निपुणता के साथ कार्य को कर सके और अपनी फाइन स्किल्स को, फाइन मसल्स को, जो लाइट मसल्स होती हैं उनको वो यूज कर सके। ऐसी स्किल्स को फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। जैसे ड्राइंग करना, लिखना, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो डॉक्टर का सर्जरी करना भी फाइन मोटर स्किल्स में ही आता है। हाथों को ना हिलना, बहुत ही बैलेंसिंग के साथ किसी कार्य को करना। ठीक है, तो ये फाइन मोटर स्किल्स आता है। हमने आपको थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में दे दिया है, बाकी इसकी डिटेल वीडियो आपको आगे कभी मिलेगी या तो सीडीपी में या इंग्लिश में ही। ठीक है, तो यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है चिल्ड्रन लर्न अ लैंग्वेज मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन दे हैव, बच्चे बहुत अच्छी तरह से भाषा को सीखते हैं जब उनके पास क्या होता है?
प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर होता है, एक अच्छा अध्यापक होता है, भाषा में जो निपुण होता है। क्या ये पर्याप्त है किसी को लैंग्वेज सिखाने के लिए? देखते हैं। अ गुड टेक्स्ट बुक, एक अच्छी टेक्स्ट बुक हो। अगर एक अच्छी टेक्स्ट बुक से कोई भी भाषा सीखी जा सके तो हमें नहीं लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा होगा जो भाषा को ना सीख पाए, किसी भी भाषा को। तो टेक्स्ट बुक सिर्फ पैरामीटर नहीं निर्धारित कर सकती कि कोई अच्छा सीखेगा या नहीं। इनहिबिशन मतलब उनको सीखने के लिए हतोत्साहित होना। इनहिबिशन कोई वर्ड यहां पर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। जो सीखना चाह रहा है वो ना सीख पाए, ऐसी यहां पर कोई कंडीशन नहीं है। क्या चीज है? मोटिवेशन। आप सभी जानते होंगे अभिप्रेरणा वो चीज है जो कि आपसे वो काम करवा सकती है जो आपके लिए असंभव प्रतीत होते हैं। ऐसे भी काम अगर आपके अंदर मोटिवेशन आ जाए तो आप उनको कर सकते हैं। तो यही चीज है जो हमें लैंग्वेज में सबसे ज्यादा इफेक्टिवली रोल प्ले करती है, मोटिवेशन। ठीक है, बाकी एक अच्छे टीचर की जरूरत होती है बट वो उस स्तर तक की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरत होता है अगर आपको लैंग्वेज को अच्छे से सीखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अ टीचर प्रमोट्स ग्रुप डिस्कशन, एक टीचर प्रमोट करता है ग्रुप डिस्कशन को। एंड पीयर इंटरेक्शन, पीयर इंटरेक्शन होता है अपने साथियों के साथ इंटरेक्ट करना, वार्तालाप करना। इंटरेक्शन इन हर क्लासरूम, ठीक है। शी डज नॉट बोदर टू करेक्ट स्पेलिंग, वह ये चिंता नहीं करती है कि हम स्पेलिंग बच्चों की सुधारें या प्रोनाउंसिएशन को सुधारें। प्रोनाउंसिएशन में हो रही गलतियां, स्पेलिंग को वो नहीं सुधारने पे फोकस नहीं करती है। शी इज यूजिंग, वो किस तरह की अप्रोच का प्रयोग कर रही है। अगर कोई भी टीचर ऐसा करता है तो वो कौन सी अप्रोच का प्रयोग कर रहा है क्लासरूम में। ट्रेडिशनल मेथड होता है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड ये कहता है कि टीचर पढ़ाए, एक्चुअली ये टीचर सेंटर्ड होता है। इसका मतलब होता है टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे उसको पढ़ रहे हैं। यहां पर एक्टिवनेस नहीं होती है, पैसिव लर्निंग होती है। तो इस तरह के क्लासेस पहले हुआ करते थे, अब इनको चलन में नहीं, किसी भी जगह पर ये चलन में नहीं है। और अगर इस तरह की लर्निंग कहीं चल भी रही है तो वो मानकों के हिसाब से नहीं है। अपने इंडिया में तो बिल्कुल भी ये चीज अब नहीं। इक्लेक्टिक अप्रोच क्या होती है? इक्लेक्टिक अप्रोच ये कहती है कि हमें बच्चे को सिखाना है, भले ही उसके लिए किसी भी मेथड का प्रयोग करना पड़े, किसी भी अप्रोच का प्रयोग करना पड़े, बट हमें बच्चे को उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग सिखाना है। तो इस तरह की अप्रोच को क्या कहते हैं? इक्लेक्टिक अप्रोच कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर मल्टी अप्रोचेस का यूज किया जाता है इक्लेक्टिक अप्रोच में। अगला है स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच हमें यह बताती है कि हम बच्चों को स्ट्रक्चर सिखाएं, पैटर्न सिखाएं और उनसे ड्रिल्स करवाएं। अगर हमें लैंग्वेज सिखानी है तो सेट ऑफ पैटर्न्स होता है लैंग्वेज का। किसी भी अगर हमें फॉर एग्जांपल अगर किसी डॉक्टर से बात करनी है तो एक चुने हुए सेंटेंसेज होते हैं कि किस तरह से हमें डॉक्टर से बात करनी है। तो अगर ये पैटर्न्स हम अपने रूटीन में बार बार सीखते हैं और उनका अभ्यास करते हैं तो हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम आराम से इंग्लिश में या किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में जिसमें हम टारगेट लैंग्वेज जिसमें हम बात करना चाहते हैं उसमें हम बात कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर सीखना, उनका बार बार अभ्यास करना, ये किसके अंतर्गत आता है? स्ट्रक्चरल मेथड अप्रोच के अंतर्गत आता है। यहां पर जो बात की जा रही है कि बच्चे को हम उसकी गलतियों पे फोकस ना करते हुए सीखने पे जोर दे रहे हैं, तो ये कौन सी अप्रोच है? कंस्ट्रक्टिविज्म है। कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाता है कि जब बच्चे को एक्टिव होकर सीखने दिया जाए, एनवायरनमेंट में सीखने दिया जाए और उसको लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का पूरा मौका मिले, ऐसी अप्रोच को कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। और ये रचनावादी मनोवैज्ञानिक होते हैं, जीन प्याजे हुए, आपके वाइगोस्की सर हुए, सब इसी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा सा तेज से ही कर रहे हैं क्योंकि आपका टाइम बहुत ही ज्यादा कीमती है और हम चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा चीजें हो जाए। ठीक है, एज अ टीचर, आप एक अध्यापक की तरह फाइंड दैट द लैंग्वेज यूज्ड इन लेसन इज वेरी डिफिकल्ट। आपको लगता है कि जो लेसन हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें जो भाषा प्रयोग की गई वो बहुत कठिन है फॉर योर लर्नर्स, आपके लर्नर्स के लिए। यू सिंप्लीफाई द लैंग्वेज, आप भाषा को सिंप्लीफाई कर देते हैं एंड ऑल्सो मेक सर्टेन चेंजेस, और कुछ उसमें परिवर्तन भी कर देते हैं। आप जो पढ़ाने गए, जो आपके पास लेसन प्लान है वो थोड़ा सा टफ है आपके लर्नर्स के अकॉर्डिंग, तो आप उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं इन द कंटेंट में टू सूट योर लर्नर, ताकि आपके लर्नर्स को सूट कर सके। व्हाट यू हैव डन इज कॉल्ड, जो आपने किया है उसको क्या कहते हैं? बहुत ही न्यू टर्म है, पिछली बार के एग्जाम में ये नहीं पूछे जाते रहे हैं, ये कुछ नए टर्म भी आए हैं। इसको हम कहते हैं एडाप्टेशन। एडाप्टेशन होता है जब आप मॉडिफाई करते हैं, कोई भी लेसन प्लान है, कुछ भी आप पढ़ाने गए हैं, वहां पर आप इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग उसमें क्या करते हैं? अमेंडमेंट करते हैं, उसमें कुछ चेंजमेंट करते हैं और एक फीडबैक के अकॉर्डिंग आप पढ़ाते हैं। तो इस तरह की जो मेथड होता है, जो इस तरह का पढ़ाना होता है, उसको एडाप्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो फिर एडाप्टेशन क्या होता है? एज इट इज, जैसा कि है टेक्स्ट बुक में और आप पढ़ाना चाह रहे हो, आप वैसा ही बच्चों को पढ़ा दो जाके, तो इसको क्या कहते हैं? एडॉप्टेशन कहते हैं। जैसा वैसे ही अपना लिया, और एडाप्टेशन आपने उसमें
अनुकूलन किया है, आपने उसमें कुछ ना कुछ क्या किया है, सुधार किया है बच्चों की जरूरतों के अकॉर्डिंग। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। एवेल्युएशन रिव्यू आप जानते हैं, मूल्यांकन और पुनरीक्षण करना। आगे देखिए, टुडे राजू इज वेरी हैप्पी एज ही इज गोइंग टू स्कूल। राजू बहुत खुश है क्योंकि वो स्कूल जा रहा है। ही इज द फर्स्ट फ्रॉम हिज फैमिली, वो अपने परिवार का पहला है टू कम टू स्कूल, अपने स्कूल जाने में। नन इन हिज फैमिली, उसके परिवार में कोई भी नहीं, नॉट इवन हिज पेरेंट्स, उसके पिताजी भी नहीं, had ever been enrolled in any school, कभी किसी स्कूल में उनका पिताजी का भी दाखिला नहीं हुआ था। राजू इज दस राजू इस प्रकार से है, क्या है, फर्स्ट जनरेशन बोला जाएगा अपनी पीढ़ी में किसी भी चीज में, और वो चीज क्या है, स्कूल जाने वाले। तो स्कूल जाने वाले लोगों में राजू क्या बोला जाएगा, फर्स्ट जनरेशन। जब किसी जनरेशन में कोई काम करता है, जिस पीढ़ी का व्यक्ति पहली बार करता है, उसको हम फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं। When you go to teach, जब आप पढ़ाने जाते हो, you find that the टेक्स्ट बुक begins with rhymes, की टेक्स्ट बुक जो शुरू हो रही है वो राइम से शुरू हो रही है, पिक्चर से शुरू हो रही है, स्टोरी से शुरू हो रही है, और एंड किससे हो रही है, और एंड हो रही है अल्फाबेट से, एंड अल्फाबेट पे हो रही है। विच अप्रोच, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है। विच अप्रोच डज दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट सजेस्ट इन लैंग्वेज पेडागोजी, लैंग्वेज पेडागोजी में इस तरह की जो अप्रोच है वो क्या सजेस्ट करती है, किस तरह की अप्रोच है। देखिए अप्रोचेस यहां पर जो दी गई हैं हम सभी आपको बताएंगे, फिलहाल हम इसी की बात कर लेते हैं। जब बच्चे को राइम सिखाया जाए, पिक्चर सिखाई जाए, स्टोरीज, पोएम्स ये पहले पढ़ाई जाए और उसके बाद में हम उसको अल्फाबेट सिखाएं, तो इस अप्रोच को कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। क्या कहते हैं, टॉप डाउन अप्रोच। यहां पर क्योंकि आप सभी जानते होंगे और इसको अच्छा माना जाता है, अगर हम इसको साइकोलॉजी बात करें तो इसको अच्छा माना जाता है। सबसे पहले बच्चा अगर घर में भी होता है, समाज में भी होता है, तो वो सेंटेंसेस में बात करता है, वो लेटर्स नहीं, वो सेंटेंसेस में सीखता है ना। मेरे पापा का नाम ये है, मैंने खाना खा लिया, मुझे रोटी चाहिए। तो इस तरह से वो सेट ऑफ पैटर्न्स होता है, सेंटेंसेस को बोलता है और अपनी इसी भाषा पूंजी को लेके वो विद्यालय जाता है। तो हमारे लिए जरूरी क्या हो जाता है कि हम उसको का या का पे चढ़ने वाली मात्रा की के ना पढ़ाते हुए, बल्कि उसको हम उन्हीं सेंटेंसेस, उन्हीं स्टोरी जो उसको पसंद है या जो उस लेवल की है, उनको पहले पढ़ाएं और उन्हीं स्टोरी से क्या निकाल के वर्ड्स निकालें। हम वहां पर पैटर्न बच्चों को सिखाएं कि किस तरह से पैटर्न बनते हैं, हम स्ट्रक्चर वहां पर बच्चों को बनाएं, और इवन रूल्स के बारे में हम वहां पर पढ़ा सकते हैं। तो ये चीजें लेटर आती है, यानी बाद में आती है। पहले वाक्यों में और कहानियों में चलते हैं और धीरे धीरे हम उसको किसकी तरफ जाते हैं, साउंड और लेटर्स की तरफ लेकर के जाते हैं। तो साउंड, या हम कह सकते हैं सेंटेंस से साउंड की तरफ ले जाने की जो अप्रोच होती है उसको टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। और जस्ट इसके अपोजिट जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच, सबसे पहले हम उसको साउंड सिखाते हैं, साउंड या लेटर बताते हैं, फिर उसको धीरे धीरे वर्ड बताते हैं, और वर्ड के बाद उसको हम सेंटेंसेस के बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और स्टोरी पढ़ने के लिए ले जाते हैं। तो इस तरह की अप्रोच को बहुत ही बेसिक अप्रोच माना जाता है, ट्रेडिशनल अप्रोच माना जाता है। लेकिन ये जो अप्रोच है ये न्यू अप्रोच है और काफी हद तक आज के स्कूलों में यही अप्रोच प्रयोग की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, और क्या, इक्लेक्टिक अप्रोच। अभी हमने आपको बताया था जब आप बच्चे को पढ़ाने के लिए मल्टीपल अप्रोचेस का यूज करते हैं, मल्टीपल आप स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं कि आप उसको बेहतर कैसे सिखा पाएं, तो इस तरह की अप्रोच को इक्लेक्टिक अप्रोच कहते हैं। एस्थेटिक अप्रोच ये होती है कि आप लैंग्वेज को केवल आप एक कम्युनिकेशन का टूल ना मानिए, आप उसको कम्युनिकेशन का केवल टूल ना मानिए, बल्कि उसको आप क्या कंसीडर कीजिए, आर्ट कंसीडर कीजिए। तो इस तरह की जो अप्रोच होती है, जो भाषा में रिदम की बात करती है, जो इमेजिनेशन की बात करती है, इसके साथ जैसे ड्रामा हो गया है ना, इस तरह की जो चीजें होती हैं, जो लिटरेचर में होती हैं, साहित्य में होती हैं। तो जब लैंग्वेज को आर्ट की तरह यूज किया जाता है, आर्ट की तरह कंसीडर किया जाता है, तो उस अप्रोच को क्या कहते हैं, एस्थेटिक अप्रोच कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच है। ज्यादातर और अप्रोचेस आ भी चुकी कई बार पेपर में, ये अप्रोच बहुत बार नहीं पूछी गई है, एक आध बार ही पूछी गई है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये तो कई बार आ चुकी है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगला कह रहा है व्हेन लैंग्वेज इज लर्नड नेचुरली। जब भाषा को, कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, जब से सीटेट एग्जाम करा रहा है तब से ये बार बार यही क्वेश्चन पूछते जा रहा है। ठीक है, जब नेचुरली भाषा को सीखता है विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, बिना किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के जब भाषा नेचुरली सीखी जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। और लैंग्वेज लर्निंग होती है जब भाषा को एक प्रोसेस में
और कैसे बहुत ही स्पेशली इसमें फॉरेन लैंग्वेज को या टारगेट लैंग्वेज को सीखा जाता है और आप बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किसी भाषा को सीखते हैं, उसके रूल सीखते हैं, तो उस तरह की भाषा सीखने को क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। और जब आप नेचुरली अपनी मदर टंग को अपनी मदर टंग को सीखते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा प्रयास के, तो उसे, और बल्कि ये आपके सब, ये भी क्वेश्चन बनता है, ये सब कॉन्शियसली आप सीख रहे होते हैं। आप यहां पर बहुत ज्यादा प्रयास करके अपना चेतन मस्तिष्क लगाकर नहीं सीख रहे होते हैं, आप सीख ही रहे होते हैं क्योंकि आप उसी माहौल में होते हैं। तो इस तरह की भाषा सीखने को एक्विजिशन कहते हैं। एरुडिशन होता है विद्वत्ता, एरुडाइट पर्सन होता है जो स्कॉलर होता है, वेल वर्स्ड होता है, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। बाकी ये सब स्वीकार करने से। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ, क्या एक फीचर है ऑफ, इज दैट द लर्नर्स सॉल्व प्रॉब्लम्स कलेक्टिवली ईदर इन अ पेयर और इन ए ग्रुप। जब लर्नर सीखने वाले पेयर या ग्रुप में किसी भी समस्या का समाधान निकाल लेते हैं तो इस तरह के फीचर को क्या कहते हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कहते हैं, बिहेवियरिस्ट अप्रोच कहते हैं, होल लैंग्वेज अप्रोच कहते हैं, स्ट्रक्चर अप्रोच कहते हैं। तो इसको कम्युनिकेटिव लैंग्वेज अप्रोच कहेंगे या टीचिंग कहेंगे। क्यों? जब आप लोगों के साथ में, बच्चा लोगों के साथ में रह करके, अपने साथियों के साथ में रह करके कम्युनिकेशन के द्वारा, एक दूसरे के सहयोग के द्वारा सीखता है भाषा को, तो उसको कम्युनिकेटिव लैंग्वेज अप्रोच कहते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरी दी हुई है ये भी कई बार पूछी गई है, इनके बारे में भी कुछ सेकंड्स में जान लेते हैं। बिहेवियरिस्ट अप्रोच कहती है कि जब आप बहुत सारे अभ्यास के द्वारा कुछ सीखते हैं और उसके बिना पे आपको रीइंफोर्समेंट मिलता है, जो व्यवहारवादी ये बात कहते हैं कि बार बार प्रैक्टिस करके, किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करके और आपको पुनर्वलन के द्वारा, रीइंफोर्समेंट के द्वारा जब सीखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, बिहेवियरिस्ट अप्रोच कहते हैं, अगर हम भाषा की बात करें तो। ठीक है, तो ये हो गई। दूसरा है होल लैंग्वेज अप्रोच, ही कहती है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, होल लैंग्वेज अप्रोच ये कहती है कि भाषा को, ये लगभग वही है जिसको हमने अभी आपको पीछे बताया था कि टॉप डाउन अप्रोच। सबसे पहले सेंटेंसेस में, वाक्यों या सेंटेंसेस या स्टोरी के माध्यम से या स्टोरीज के माध्यम से, पोएम्स के माध्यम से भाषा को बच्चे के सामने प्रेजेंट किया जाता है, लैंग्वेज को प्रेजेंट किया जाता है, और वहां से LSRW भाषा के चारों स्किल्स वहां पर एक साथ डेवलप होती हैं या ये इंटर रिलेटेड होती हैं। ऐसी अवधारणा जो लैंग्वेज को होल लैंग्वेज अप्रोच के कंसीडर करती है। मतलब यहाँ पर भाषा को पूर्णता की दृष्टिकोण से देखा जाता है। आप एक बार में सिर्फ एक चीज नहीं सीख रहे होते हैं, बहुत सी चीजें सीख रहे होते हैं। कहने का मतलब, अगर आप स्टोरी पढ़ोगे तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी, वर्ड्स भी मिलेंगे, रूल्स भी मिलेंगे और पैटर्न भी मिलेंगे। तो इस तरह की अप्रोच को होल लैंग्वेज अप्रोच कहते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच अभी आपको बताया, सेट ऑफ पैटर्न्स होता है, उनको बच्चों को क्या किया जाना, ड्रिल्स कराया जाना, बार बार प्रैक्टिस कराया जाना। व्हाइल प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान ऑन द टॉपिक पोल्यूशन, जब पोल्यूशन पर कोई लेसन प्लान तैयार किया जा रहा हो, व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप, तब आपकी फर्स्ट स्टेप क्या होगी। प्रिपेयर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, किया क्या हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन तैयार करें, या गो थ्रू द टॉपिक्स मेनी टाइम, बहुत बार टॉपिक को बहुत बार देखें, या सिलेक्ट टीचिंग एड्स, या हम सहायक सामग्री को सिलेक्ट करें, या फ्रेम ऑब्जेक्टिव। देखिए, किसी भी चीज को सीखने और सिखाने का जो प्राथमिक चरण होता है वो होता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसको लेके हमारे लक्ष्य क्या, हम क्या चाहते क्या है, हम बच्चों से क्या चाहते हैं कि हम क्या उनको सिखाना चाहते हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले। आप टॉपिक चूज ही क्यों करोगे कि जब तक कि आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है। ठीक है, और टीचर आस्क हर लर्नर्स टू राइट अ पैराग्राफ ऑन वाटर, वाटर पर पैराग्राफ लिखने के लिए एक टीचर अपने बच्चों से कहता है, देन द लर्नर स्टार्ट डिस्कसिंग व्हाट दे हैव बीन टॉट, तब बच्चे डिस्कस करना शुरू कर देते हैं जो उनको पढ़ाया गया है। किसमें, इन साइंस में, मतलब विज्ञान में, सोशल साइंस क्लासेस में जो उनको पढ़ाया गया है उस पर डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। देखिए, लिखना वाटर पे है लेकिन बच्चे डिस्कस किस पे कर रहे हैं, साइंस और सोशल साइंस जो उनको अभी तक क्लासेस में पढ़ाई गई है। देन दे बिगिन टू राइट, तब वो लिखना शुरू कर देते हैं ऑन वाटर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये अप्रोच है। तब ये किस चीज का एग्जांपल है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। मतलब लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम आपने सुना होगा LAC, कई बार एग्जाम में पहले भी आ चुका है। LAC ये कहता है कि भाषा को सिर्फ एक सब्जेक्ट ना माना जाए, लैंग्वेज को सिर्फ एक सब्जेक्ट ना माना जाए, बल्कि भाषा आपके सभी विषयों में शामिल होती है, इंक्लूड होती है। तो भाषा
सिर्फ एक चीज के लिए नहीं है कि आप उसको एज अ सब्जेक्ट पढ़िए। भाषा अन्य विषयों में ही बराबर भागीदारी देती है, अन्य विषयों को सीखने में भी भाषा का पूरा रोल होता है। लैंग्वेज के बिना आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं सीख सकते हैं, तो लैंग्वेज को अक्रॉसली यूज किया जा सकता है, ठीक है, सभी जगह पर, तो यही हो जाएगा। बाकी देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगला है क्वेश्चन है, यू वर बॉर्न एंड बॉर्ट अप इन ए विलेज, आप एक गांव में पैदा हुए, ठीक है, वेयर एवरीबडी स्पोक हिंदी, जहां हर कोई क्या बोलता है, हिंदी बोलता है, जहां पैदा हुए वहां पर हर कोई हिंदी बोलता है। एंड यू टू बिगिन यूजिंग दिस लैंग्वेज विदाउट गोइंग टू एनी स्कूल, और बिना स्कूल जाए आप इसको भी बोलने लगते हैं। यानी आपने लैंग्वेज को क्या किया, एक्विजिशन किया है, और किस लैंग्वेज का किया है, आपने हिंदी का किया है। लेटर बाद में, वेन यू वेंट टू स्कूल, जब आप स्कूल जाते हो, यू स्टडीड इंग्लिश, संस्कृत हिंदी, तब आप वहां पर इंग्लिश पढ़ते हो, संस्कृत पढ़ते हो, और इवन हिंदी भी पढ़ते हो, एंड उर्दू, और उर्दू पढ़ते हो। नाउ यू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, और अब जब आप स्कूल जा रहे हो तब आप अंग्रेजी को भी बहुत ही धारा प्रवाह तरीके से बोल सकते हो। नाउ विच इज योर फर्स्ट लैंग्वेज, अब इस कंडीशन में आपकी प्रथम भाषा कौन सी होगी, आप सभी जानते हैं, इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, उसकी प्रथम भाषा हिंदी ही रहेगी, जो कि उसने बिना किसी प्रयास के सीखी है। और ये जो सेकेंड लैंग्वेज है, ये उसने एक्स्ट्रा प्रयास करके लर्निंग की है इसकी एक प्रॉपर वे में, ठीक है। आगे देखिए, अ टीचर ब्रिंग्स रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, जब रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से टीचर क्लास में लाता है, लाइक अम्ब्रेला, अगर अम्ब्रेला के बारे में उसको अम्ब्रेला ले आया है, रेनकोट ले आया है, स्क्रू ड्राइवर ले आया है, इस तरह की चीजें जब वो लाता है, शी आस्क्स द लर्नर टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट्स इन 2 to 3 सेंटेंसेस, और उन पर बोलने के लिए बच्चों से कहता है, द मटेरियल दैट द टीचर ब्रिंग्स इन क्लास इज टेक्निकली कॉल्ड, और इस तरह का मटेरियल जो टीचर क्लास में लाता है उसको हम टेक्निकली या क्या बोलते हैं, उसको रेलिया बोला जाता है। हु बहु मॉडल होता है इसका मतलब, हु बहु मॉडल, हु बहु मॉडल जो सिखाया जाना है उसका मॉडल लेके आना, उसको रेलिया, ये याद कर लीजिए, यही वर्ड यहाँ पर आएगा। यहाँ पर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको सीखना ही पड़ेगा कि रेलिया बोलते हैं। टू टीच टेंस इन योर क्लास, टेंस पढ़ाने के लिए अपनी कक्षा में यू यूज 2 पिक्चर्स, आप 2 पिक्चर्स यानी 2 पिक्चर्स यूज करते हो। आप सेम पर्सन, एक ही इंसान की 1 पिक्चर टेकन 15 ईयर्स एगो, एक पिक्चर उसकी ऐसी है जो 15 साल पहले ली गई है, एंड अनदर जस्ट क्लिक्ड, और एक अभी क्लिक की गई है। यू इनिशिएट अ टॉक इन द क्लास अबाउट हिज प्रेजेंट एंड पास्ट अपीयरेंस, आप उसकी पहले वाली और अभी प्रेजेंट वाली अपीयरेंस के बारे में बात करते हो। हिज हैबिट्स नाउ यू आर यूजिंग, और अब जो आप प्रयोग कर रहे हो वो किस तरह की ग्रामर का प्रयोग कर रहे हो, इसको हम पेडागोजिकल ग्रामर कहते हैं। जब बच्चे को समझाने के लिए आप ग्रामर को अपने हिसाब से मोल्ड करते हो, अपने हिसाब से उसके रूल्स बताते हो, किस तरह से हमें पैटर्न यूज करना है, ये सब बताते हो, और कि बच्चा अच्छी तरह से समझ जाए। यहां पर सोल पर्पज होता है बच्चे को लैंग्वेज को या ग्रामर को समझाना। तो इस तरह की जो ग्रामर होती है उसको पेडागोजिकल ग्रामर बोलते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर होती है जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज को, किसको, स्टैंडर्ड लैंग्वेज सीखने के लिए स्टैंडर्ड इंग्लिश के जो रूल्स होते हैं, देखिए बोलने में तो हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड इंग्लिश होती है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज एक अलग तरह की होती है। हम लोग स्टैंडर्ड इंग्लिश की जब बात करेंगे तो वो अलग होती है। तो जो स्टैंडर्ड ग्रामर होती है उसको प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर कहते हैं। इसको याद रखने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि डॉक्टर जो भी हमें प्रिस्क्रिप्शन बताता है, क्या हम एज इट इज फॉलो कर पाते हैं? बहुत मुश्किल होता है कोई भी डॉक्टर की बताई हुई प्रिस्क्रिप्शन को एज इट इज फॉलो करे, ठीक है। तो वही है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर होता है, स्टैंडर्ड ग्रामर। आगे पेडागोजिकल ग्रामर हो गया। स्ट्रक्चरल ग्रामर होता है कि जब हम बच्चे को स्ट्रक्चर पढ़ाएं, जैसे एक सब्जेक्ट हो गया, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर इसके बाद मेन वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह के जब हम उसको स्ट्रक्चर सिखाते हैं, पैटर्न सिखाते हैं, तो उसको स्ट्रक्चरल ग्रामर कहते हैं। और रूल्स बेस्ड ग्रामर तो आपको पता ही होगी। नेक्स्ट देखिए, अगला है द स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। ऐसा स्टेटमेंट जो नॉलेज को, स्किल्स को और एटीट्यूड्स को डिस्क्राइब करता है, दैट स्टूडेंट शुड एक्वायर बाय द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास, कि किसी क्लास के बाद एक बच्चे में किस तरह का नॉलेज डेवलप होगा, किस तरह की स्किल्स डेवलप होगी, किस तरह का उसके अंदर एटीट्यूड डेवलप होगा, ये किस चीज के अंतर्गत आता है, इसको हमेशा कहते हैं लर्निंग आउटकम। जब भी आप लेसन प्लान बनाया होगा आपने अपनी, जब एकेडमी की होगी बीटीसी या बीएड, तो वहां पर लर्निंग आउटकम लिखे जाते हैं। मतलब हम चाहते क्या है, हम इस लेसन को पढ़ाना चाह रहे हैं, इसके ये ऑब्जेक्टिव हैं, तो इसके मतलब लर्निंग आउटकम्स क्या निकलेंगे जब हम पढ़ाएंगे, तो बच्चा किस चीज में पारंगत होगा, किस चीज में उसको पूर्णता मिलेगी, क्या वो कर सकता होगा, इस चीज को क्या कहते हैं, लर्निंग आउटकम्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
अगला, ठीक है, ओके, 15 क्वेश्चंस आपके हो गए। तो आई होप आपने इसको अच्छे से देखा होगा। आपको सीटेट की मैथ की क्लासेस मिल रही हैं और ये इंग्लिश की क्लासेस रेगुलर आपको मिल रही हैं। आप हमसे जुड़ जाइए, सीटेट की पूरी तैयारी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी, जिससे मैथ और इंग्लिश और सीडीपी 3 चीजें होंगी जो आपको प्रीवियस जब आपकी हुई थी तब भी हमने बहुत अच्छे से कराई थी और उसको बहुत पसंद भी किया गया था। ठीक है, तो जुड़े जाइए हमारी क्लास से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।